सभी बच्चों को मेरे प्रणाम, नमस्कार। स्टूडेंट हैं आप, तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ आपके लिए होगी उसका नाम सफलता है। सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? यस या नो? पहली चीज़ तो आप ये जानें कि हकीकत में सफलता है क्या, और फिर कैसे अचीव की जा सकती है। मैं इसके ऊपर आपसे यहाँ पर चर्चा करूँगा। मैं कितनी देर का समय है हमारे पास? 1 घंटे या कितना समय है? करीब 1 घंटे, करीब 7:30 तक हम कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपसे निवेदन करूँगा कि जो भी मैं बोलूँगा, बोलने से भी ज़्यादा ज़रूरी है उसका अभ्यास, उसका प्रैक्टिकल। जैसे कोई भोजन के ऊपर प्रवचन करता हो, भोजन के ऊपर भाषण देता हो, कोई आए और बोल करके चला जाए, पिज्ज़ा इतना स्वाद होता है, पिज्ज़ा किस तरीके से बनता है, आप उसको सुन लें 1 घंटे का भाषण। लेकिन असली चीज़ आपको कब पता चलेगी? जब आप पिज्ज़ा खाएंगे या भाषण सुन लेंगे तब। असली चीज़ कब पता चलेगी आपको? जब आप खा करके देखेंगे। ऐसे ही चीज़ें हैं जो कुछ थ्योरेटिकल हैं, थ्योरी में बताई जा सकती हैं, और उससे क्या होगा, जैसे मैं अभी आज आया हूँ, आपको मोटिवेट करके चला जाऊँगा, लेकिन फिर ये मोटिवेशन धीरे धीरे डाइल्यूट होता चला जाता, कम होता चला जाता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका मोटिवेशन स्थायी रूप से बना रहे, परमानेंट बना रहे, तो फिर अपने अंदर जाकर के कुछ प्रैक्टिकल प्रयोग करिए। जब आप प्रैक्टिकल प्रयोग करेंगे तो ये मोटिवेशन क्या बन जाएगा? इंस्पिरेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इंस्पिरेशन मतलब अंतः प्रेरणा। फिर अंदर से आएगा कुछ करने का, और जब अंदर से आएगा तो आपको बार बार फिर मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे। इंस्पिरेशन का मतलब है सेल्फ मोटिवेशन। तो सबसे पहली चीज है कि आपके पास में लाइफ में कोई टारगेट होना चाहिए, लाइफ का कोई एम होना चाहिए, और कोई ऐसा एम होना चाहिए जो आपको सुबह जल्दी जगा करके उठा दे। जब तक आपके पास कोई ऐसा एम नहीं है, और आपका जो एम है, जो भी आपका एम है, जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, आपका कब टारगेट बनेगा? ये मेरे जीवन का टारगेट है, कब बनेगा बताइए? एम टारगेट कब बनेगा? आपका जो चाहना है, आपकी जो चाहत है, कब टारगेट बन जाती है? कब टारगेट बन जाती है? जब आप उस पर डेट पंच करते हैं। जब आप कहते हैं इस महीने में, इस ईयर में मैं ये चीज़ अचीव कर लूँगा, तब क्या बन गया? ये आपकी चाहत क्या बन गई? आपका टारगेट बन। जब तक आप सामने बोर्ड पर, अपने विज़न बोर्ड पर, जब तक आप डेट नहीं लिखते, मंथ नहीं लिखते, तब तक वो चाहना है हम होंगे कामयाब। वो गीत सुना ना, हम होंगे कामयाब, मैं भी सुनता था। हम होंगे कामयाब एक दिन, ओहो मन में है विश्वास, है ना? तो कब होंगे कामयाब आप? हम होंगे कामयाब। पूरा भारतवर्ष गाए जा रहा सालों से, हम होंगे कामयाब। उसकी डेट लिखिए आप, किस ईयर तक आप कामयाब हो जाएंगे। सफलता के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो मैं आपसे एक बार चर्चा करूं, और उसके बाद में फिर सफलता हकीकत में क्या है और मैं किसको सफलता कह रहा हूं। कोई भी जो इंसान है हकीकत में कब सफल कहलाएगा, उसको आप बहुत अच्छे से गौर से जब तक नहीं सुनेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। देखिए, एक सफलता है संसार की जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपके पास में कोई ऊंचा पद ना हो, जब तक आपके पास धन ना हो, जब तक आपके पास में बहुत सुंदर जीने की तरकीब ना हो, तब तक आपने देखा है सोसाइटी में आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। अभी आप एसडीएम लग जाएं, अभी आप तहसीलदार लग जाएं, अभी आप कहीं पर आईएएस ऑफिसर बन जाएं,
तो यही लोग जो आपको कभी नमस्कार नहीं करते, करने लग जाएंगे कि नहीं करने लग जाएंगे? यस या नो? हम कितना ही भी कहें लेकिन फिर भी समाज बाहर की चीजों से चलता है। तो एक सफलता है बाहर की जो बहुत ही जरूरी है, बहुत अति आवश्यक है। आप सफल बने, केवल इंडिपेंडेंट ना बने, कुछ ऐसा कर गुजरे धरती पर कि आप भी आने वाले समय में हजारों हजारों लोगों की मदद कर सकें। और आप कब मदद कर सकते हैं हजारों लोगों की? जब तक आप खुद राइज नहीं करते, जब तक आप खुद ऊपर नहीं उठते, तब तक आप चाह करके भी मदद कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? नहीं मदद कर सकते ना। अगर आप मदद करना चाहते हैं, किसी को हेल्प करना चाहते हैं, अगर गौतम बुद्ध खुद न जागे होते तो संसार की मदद कर पाते? महावीर खुद न जागे होते तो मदद कर पाते? कृष्ण न जागे होते तो मदद कर पाते? किसी की मदद कर पाते? सबसे पहले तो आपको सफल होना है किसी की भी मदद करने से पहले। एक सफलता है संसार की जो बहुत ही जरूरी है, उसको किसी भी हालत में इग्नोर नहीं किया जा सकता। कुछ लोग हैं जो संसार में आकाश जैसी ऊंचाई छू पाए। कौन कौन लोग हैं? जैसे आइंस्टीन हैं, जैसे सिकंदर हैं, आपने नाम सुना होगा ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट। लेकिन होता क्या है, सिकंदर जब धरती से जाता तो क्या कहता है? मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकालना, दुनिया देख सके दुनिया को जीतने वाला सिकंदर खाली हाथ जा रहा है। संसार में आप कितने भी सफल हो जाएं, लेकिन आखिर में पता चलता है कि आपके हाथ में कुछ नहीं लगा। इसलिए अभी इसी समय आपको अपना पूरा 100% अपने कैरियर के लिए देना है, संसार में सफल होने के लिए देना है। लेकिन मैं एक बीज की तरह आपके अंदर कुछ बो के जा रहा हूं, मैं बीज की तरह आपके अंदर। आपके पास करोड़ों रुपए आ जाएं, आप बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, आप आईएएस लग जाएं, आईपीएस लग जाएं, आप जो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहीं पर लग जाएं, आप कहीं पर चीफ जस्टिस लग जाएं या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस लग जाएं, आप राष्ट्रपति बन जाएं, लेकिन अगर आप अशांत हैं, बेचैन हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, आप डिप्रेस्ड हैं, डिप्रेशन में जी रहे हैं, डिप्रेशन की दवाई खा रहे हैं और आपकी सेहत बिल्कुल अच्छी नहीं रहती है, आपको डायबिटीज़ हो गया है, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, आपको इतनी सारी बीमारियां शरीर में हैं, अच्छे से भोजन भी नहीं कर पाते हैं, आपने जो बिलियन बिलियन डॉलर कमाए हैं, ये जो इतना ऊंचा पद हासिल किया है, इसका कोई यूज है? कोई यूज है? इज देयर एनी यूज ऑफ योर पोस्ट? सफलता है आप शांत हो, संसार में खूब ऊंचे पद पर पहुंचे, बहुत जरूरी है। लेकिन ऊंचे पद पर पहुंचने के बाद भी आप गौतम बुद्ध की तरह शांत हो सकें, और वो भी परमानेंट। महावीर की तरह आप आनंद से भर जाएं, जीसस की तरह, मोहम्मद की तरह, आदि शंकराचार्य की तरह, आप कृष्ण की तरह, चाहे युद्ध के मैदान में भी खड़े हैं लेकिन फिर भी आपके चेहरे पर शिकन ना आए, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ही बनी रहे, ये चीज आपके जीवन में आए। तो इसलिए मैंने सफलता को जो आंका है वो है 200% सक्सेस। फॉर माई सेल्फ सक्सेस इज नॉट अप टू 100%, इट इज 200%। 100% सक्सेस है संसार की, बाहर फैलाव हमारा, ये बाहर की सफलता। और एक अंदर भी हमारा, भीतर अपने अंदर जाए, बहुत सारा खजाना, बाहर जितना भी खजाना है इस पर एक दिन मौत हस्ताक्षर कर देगी, लेकिन भीतर आपके जो खजाना है उसको मौत छू भी नहीं पाएगी। दोनों चीजें एक साथ। तो अभी सारी ऊर्जा अपनी बाहर लगा दें, लेकिन जब आप बाहर आकाश जैसी ऊंचाई छू लें, जब कभी ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, तो एक चीज मत भूलिएगा कि कुछ और भी है जो आपको अंदर जानना है, शांत होने के लिए, आनंदित होने, फिर उसके लिए कोशिश करिए। आखिर गौतम सिद्धार्थ चक्रवर्ती सम्राट हैं, संसार क्यों छोड़ देते हैं?
कोई तो कारण होगा, संसार से भी बड़ा, धन से भी बड़ा, शक्ति से भी बड़ी कोई चीज होगी ना। सत्य की खोज में निकल जाते। मैं आपको बीज की तरह बोके जा रहा हूं। आपको चाहे संसार में सफल होना है, चाहे धर्म में सफल होना है, मैं आपसे 4 बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। वो क्वालिटीज अगर आप में आ जाएं, और जितनी जल्दी आपके अंदर वो क्वालिटीज डेवलप हो जाएं, आप कोई भी चीज संसार में चाहेंगे और आप हासिल कर लें। सबसे पहली चीज की चर्चा करना चाहूंगा, आप बहुत गौर से सुने मेरी बात को, बहुत ही गौर से। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से उठ करके आया हूं, बहुत ही गरीब परिवार से, जहाँ पर जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे पास पहनने के लिए चप्पल, जूते भी नहीं थे, कपड़े भी नहीं थे। ऐसे परिवार से उठ करके आया। मैं गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर हूँ। तीन साल तक मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर रहा हूँ, 2 साल तक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा हूँ, और 27 साल तक जो भारत का सबसे बड़ा सरकारी संस्थान है भारतीय रेलवे, उसकी सेवा करने का मुझको गौरव प्राप्त है। और 2019 में मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट रेलवे से लिया कि मैं जाऊं, बच्चों के बीच में जाऊं, देश के नागरिकों के बीच में जाऊं, और जो भी मैं मदद कर सकता हूं, जो भी अपनी तरफ से हेल्प पहुंचा सकता हूं, वो हेल्प में पहुंचाऊं। किस तरीके से हम भारत को ऊपर की तरफ विकसित कर सकते हैं। एक बहुत बड़े फकीर हुए हैं भारतवर्ष में, उनका नाम मैं आपको अभी बताता हूं। पहले घटना मैं आपको सुना दूं। एक बगीचा है जिसको घूमने की उनको बहुत बचपन से अभिलाषा है। वो चाहते हैं कि उस बगीचे, उन्होंने बड़ी तारीफ सुनी उस बगीचे के बारे में, तो वो बहुत अर्ली एज में वो एनलाइटेंड हो जाते हैं, परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं, परम सत्य को उपलब्ध हो जाते हैं, संबोधि को उपलब्ध हो जाते हैं। वो जान लेते हैं ब्रह्मांड का रहस्य। और फिर एक रेस्ट हाउस में, एक पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में एक दिन वो स्टे करते हैं रात को। फिर कोई उनको बताता है कि जिस बगीचे की तलाश आपको है वो बगीचा ये पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के बस थोड़ी सी दूर पर है। तो सुबह वो बहुत जल्दी जगते हैं और उस बगीचे में घूमने के लिए जाते हैं। वो सोचते हैं कि बस थोड़ी देर में आऊँगा और नाश्ता करूँगा आकर के। लेकिन एक बार वो बगीचे में जब एंटर होते हैं, बगीचे में जब प्रवेश करते हैं, तो उनको कब घंटा बीत जाता है पता नहीं चलता। 2 घंटे कब बीत जाते हैं, 3 घंटे कब बीत जाते हैं। इतना सुंदर, इतना शानदार है बगीचा। ऐसा कोई पेड़ नहीं है जो बगीचे में मौजूद नहीं है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, हर फूल का और हर फल का पेड़। बहुत चमत्कृत हो रहे हैं वो बगीचे को देख करके। वो घूमते जा रहे हैं। एकड़ों जमीन में, कितनी कितनी जमीन में वो बगीचा है। हजारों वहां पर वृक्ष हैं हर वैरायटी के। वहां पर मीठे आम भी लगे हैं, वहां पर पपीता भी है, वहां पर करेले भी हैं, वहां पर पीपल भी है, वहां पर बरगद भी है। छोटा पेड़ भी है, बड़ा पेड़ भी है। वो बगीचे को ऐसे छोटे बच्चे की तरह बहुत हैरानी के साथ, बड़ी विस्मय विमुग्धता के साथ में, बड़े ऐसे हैरानी से वो देखते जा रहे हैं। फिर कब 5 घंटे बीत गए, कब 6 घंटे बीत गए, जैसे समय पंख लगा करके उड़ रहा है, समय का जैसे उनको भान नहीं है। और सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर ढलने लगी है, और दोपहर भी धीरे धीरे संध्या में बदलने लगी। शाम जब हो गई तो वहां का जो माली था वो उनके पास में आया और कहा कि अब हमको चलना पड़ेगा, अब हमको जाना पड़ेगा, समय बहुत बीत गया, रात होने को है, संध्या हो गई है, अब मजबूरी है, वापस जाना पड़ेगा। उस माली को कहते हैं कि माली, बगीचे को घूमने के बाद मेरे अंदर एक प्रश्न पैदा हुआ है, क्या तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो? और माली कहता है कि महाराज आप प्रश्न पूछें, शायद मैं उत्तर दे पाऊं। वो कहते हैं कि भाई यहाँ इतनी वैरायटीज है, इतनी किस्में हैं पेड़ों की, इन सब को देख करके मैं इतना चमत्कृत हूं, क्या इन सब पेड़ों के लिए तुम अलग अलग प्लैनेट से मिट्टी लेकर के आए हो? और वो माली कहता है आप कैसी बात करते हैं, किसी और प्लैनेट से कोई मिट्टी लाई जा सकती है क्या? ये धरती है और धरती की ही मिट्टी है। फिर वो कहते हैं कि हो सकता है तुम किसी और प्लैनेट से ना मिट्टी लेकर के आए हो,
किसी की मिट्टी अमेरिका से, किसी की जापान से, किसी की जर्मनी से, किसी की फ्रांस से, किसी की स्विट्जरलैंड से, किसी की मलेशिया से, किसी की श्रीलंका से, किसी की मिट्टी चीन से। तुम क्या अलग अलग देशों से मिट्टी लेकर के आए हो? जो ये सब पेड़ इतने अलग अलग हो गए हैं, क्योंकि अगर मिट्टी एक थी तो सारे पेड़ बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए थे। ये पेड़ इतने अलग क्यों है, इतनी वैरायटी क्यों है? और माली कहता है कि महाराज आप शर्मिंदा कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश का जंगल है और मध्य प्रदेश की मिट्टी है, सबके लिए, सब पेड़ों के लिए एक ही मिट्टी है। तो फिर वो कहते हैं फिर पक्का सूरज सबको अलग अलग रोशनी देता होगा, चांद सबके ऊपर अलग अलग चांदनी बरसाता होगा, बादल सबके ऊपर अलग अलग पानी बरसाते होंगे, मौसम सबके लिए बिल्कुल अलग अलग होगा, हवाएं सबके लिए अलग अलग बहती होंगी, क्योंकि किसी पेड़ पर फूल खिले और किसी पेड़ पर फूल नहीं खिले हैं, किसी पेड़ पर फल आए हैं और किसी पेड़ पर फल नहीं आए हैं, और कोई कोई ऐसा पेड़ है जिस पर कड़वे फल हैं। नीम पर बिल्कुल पत्ते कड़वे आ गए हैं, फल कड़वे आ गए हैं, और एक आम है जिस पर इतने मीठे फल आ गए हैं। निश्चित रूप से ही सब चीज बिल्कुल अलग अलग होनी चाहिए थी, तभी ये पेड़ अलग अलग हो सकते थे, नहीं तो अलग नहीं हो सकते थे। माली कहता है महाराज मिट्टी वही है, पानी वही है, बादल वही हैं, सूरज वही है, चांद वही है, आकाश वही है, हवाएं वही है, घटाएं वही, सब कुछ एक जैसा है। तो कहते हैं वो कि सब कुछ एक जैसा है तो सारे पेड़ एक जैसे क्यों नहीं हैं? तब माली कहता है एक कारण से, केवल एक कारण है जो इन सब पेड़ों को अलग अलग बनाता है, और वो एक कारण क्या है? इन सब पेड़ों के बीज अलग अलग। क्या चीज अलग है? और एक बीज में कितनी ताकत छिपी है। एक देखते हैं बरगद का, सरसों के दाने से भी छोटा सा बीज, उसमें कौन सा कंप्यूटर, कौन सी फ्लॉपी छिपी है जो इसी मिट्टी से, इसी पानी से, इन्हीं हवाओं से, इन्हीं घटाओं से वो सारे तत्व खींच लेता है जो उसको इतना विशाल वृक्ष बना देते हैं। इतना विशाल, हजारों हजारों लोग उसकी शीतल छाया में बैठ सकते हैं, हजारों पक्षी उसके ऊपर घोंसला बना सकते हैं, और हजारों पक्षी उसके ऊपर बैठ करके चहचहा सकते हैं। वहीं पर एक घास का तिनका इतना छोटा सा रह जाता, उसी के पास में बिल्कुल। ऐसी कौन सी ताकत है नीम के बीज में, नीम की निबोली में? उसको जमीन में अगर आप गाड़ दीजिए सब पड़ा रह जाता है। वो सारे तत्व मिट्टी से, पानी से, हवा से, सूरज से, चांद से, सितारों से, वो सारे तत्व खींच लेता है जो उसके पत्तों को कड़वा बना देते हैं, बाकी सब पड़ा रह जाता है। सबके बीज अलग अलग है, और एक बीज में कितनी ताकत छिपी है। वो जो होना चाहता है, जो बनना चाहता है, आखिर में वही बन जाता है। कभी आपने देखा कि आपने आम की गुठली बोई हो और कभी नीम का बीज उग गया हो? या कभी ऐसा आपने चमत्कार देखा कि आपने नीम का बीज बोया हो और उसकी जगह पीपल उग गया हो? कभी ऐसा चमत्कार देखा? नीम का बीज नीम हो जाता है, बरगद का बीज बरगद हो जाता है, पीपल का बीज पीपल हो जाता है, आम का बीज आम हो जाता है। कभी ऐसा नहीं होता वो जो होने के लिए आया था, जो बनने के लिए आया था, वो ना बन पाया। वो फकीर चले जाते हैं रेस्ट हाउस वापस, रात में भोजन नहीं किया है उन्होंने और भूख उनको नहीं लग रही है। वो ऐसे फकीर हैं कि जब वो बिस्तर पर लेटते हैं, तकिए पर सर रखते हैं, तो तकिए पर सर रखते हैं उनको बहुत गहरी नींद आ जाती है। लेकिन आज उनकी नींद उड़ गई है, आज जैसे उनका चैन चला गया है, वो करवटें बदल रहे हैं। उनके भीतर एक प्रश्न आता है। एक क्लास में 50 बच्चे हैं, एक ही टीचर है जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, एक ही टीचर है जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं, द सेम टीचर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, जूलॉजी पढ़ाते हैं, सोशल साइंस पढ़ाते हैं, जनरल नॉलेज पढ़ाते हैं, द सेम टीचर, वही टीचर। टीचर अलग अलग नहीं है, एक ही क्लास है, वही टीचर है। और उसी क्लास में से एक बच्चा है पूरे भारतवर्ष में आईएएस के एग्जाम को टॉप करता है, और एक बच्चा है जो पास भी नहीं हो पाता। पास होने तक के लिए, पासिंग मार्क्स लेने तक के लिए तरस जाता। एक ही मां के अगर 4 बेटे हैं, एक ही मां के 4 बेटे, एक बेटा है जो करोड़ोंपति अरबोंपति बन जाता है, जिसके पास ऐसा हुनर आता है
कि महीनों में करोड़ों रुपए कमा सकता है, इतना बड़ा व्यापार जमा सकता है, और एक बेटा है जो दाने दाने के लिए मोहताज हो जाता है। देख लें आप अपने नरेंद्र भाई जी मोदी को, अपने प्रधानमंत्री महोदय को देखें आप। एक है कि जो वहां पर आकाश जैसी ऊंचाई पर प्रधानमंत्री बन गए, और अभी भी उनका एक भाई पेट्रोल पंप पर कर्मचारी है, एक अभी भी उनका भाई, अभी भी उनका रियल ब्रदर अभी भी एक ऑटो चला रहा है। एक ही मां के 4 बच्चों में भी इतना अंतर कैसे है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मनुष्य जाति का भी कोई बीज है जो हम सबको इतना अलग अलग बना देता है? हमारे लिए भी वही सूरज है, वही चांद है, वही सितारे हैं, ये क्लासरूम हमारे लिए वही है, हमारे लिए टीचर भी वही है, हमारे लिए हमारे गुरुजन भी वही है, हमारे लिए जितनी भी यूट्यूब पर अवेलेबल वीडियो है हम सबके लिए बराबर हैं। ऐसे तो नहीं है कि यूट्यूब आपके लिए वीडियो दिखाता और मेरे लिए वीडियो नहीं दिखाता। यूट्यूब तो सबके लिए वीडियो बराबर दिखाता है, क्लास में टीचर सबके लिए बराबर पढ़ाते हैं, उसके बावजूद भी कोई आकाश जैसी ऊंचाई छू जाता है और कोई धरती में भी रेंगता ही रह जाता है। क्या मनुष्य का कोई बीज है जो हम सबको इतना अलग अलग बनाता है? और रात 3 बजे वो अचानक उठ करके नाचने लगते हैं क्योंकि उनको उत्तर मिल जाता है। मनुष्य का भी एक बीज है जो हम सबको इतना अलग अलग बनाता है। कोई एक मछुआरे का बेटा जिसके पास किताब खरीदने के पैसे नहीं है, जिसके पास स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं है, वो मछुआरे का बेटा एक दिन अचानक मिसाइल मैन श्री APJ अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है कि नहीं? एक चाय बेचने वाला, एक इतने छोटे से रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला इतना सशक्त, इतना ताकतवर प्रधानमंत्री बन जाता है। एक चाय बेचने वाला, देखते हैं आप करिश्मा, देखते हैं आप। मनुष्य का भी एक बीज है जो हम सबको इतना अलग अलग बनाता है, और उस बीज का नाम क्या है? बीज का नाम क्या है? विल पावर। क्या नाम है? स्ट्रॉन्ग विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति। दिस इज द बेसिक सीड। आपको वह नहीं मिलता जिंदगी में जो आप चाहते हैं, आपको जिंदगी में वह मिलता है जो आप हर हालत में चाहते ही चाहते हैं। क्या अंतर है? जो आप चाहते हैं, आप चाहते हैं IAS बन जाए, लेकिन जब IAS बनने में आप चाहते हैं IAS बन जाए, लेकिन अभी स्ट्रॉन्ग विल नहीं आई है। जानते हो क्यों? अभी आप फिल्म भी देखने चले जाते हैं, अभी आप मोबाइल पर चैट भी करते हैं, अभी आप दोस्तों से भी बहुत ज़्यादा बतियाते हैं, बातें करते हैं, अभी आप समय भी बहुत बर्बाद करते हैं। चाहत तो है, लेकिन आपको हर हालत में IAS बनना चाहिए नहीं तो आप मोबाइल ना चला रहे होते, आप चैट ना कर रहे होते, मित्रों से फालतू में बातें ना कर रहे होते। चाहिए ही चाहिए का मतलब है अब हम कोई भी दाव खेलने के लिए राजी हैं। अब हमको केवल एक यही चीज चाहिए जिंदगी में, स्ट्रॉन्ग विल। दिस इज फर्स्ट थिंग टू अचीव द सक्सेस। अगर आपको सक्सेस चाहिए, जिंदगी में सफलता चाहिए, चाहे धर्म में चाहिए, गौतम बुद्ध को परम सत्य चाहिए, तो उसके लिए भी विल पावर होनी जरूरी है। और अगर संसार में आपको किसी पद पर पहुंचना है तो उसके लिए भी विल पावर जरूरी। स्ट्रॉन्ग विल आएगी आपके अंदर? आएगी? स्ट्रॉन्ग विल आएगी? यस या नो? हर हालत में अपने भीतर स्ट्रॉन्ग विल लाएं, और इतनी स्ट्रॉन्ग विल लाएं कि आप कोई भी दाव खेलने के लिए राजी हो जाएं। और जिस दिन आपके भीतर स्ट्रॉन्ग विल आ जाएगी ना, दिन मां को नहीं कहना पड़ेगा कि बेटे पढ़ ले। अभी तो मां को कहना पड़ता, अभी तो पिता को कहना पड़ता है कि बेटे पढ़ ले, थोड़ी देर पढ़ ले, टीवी ना देख, मोबाइल ना चला, समय ना बर्बाद कर। अभी माँ बाप को कहना पड़ता, अभी पेरेंट्स को कहना पड़ता है। जिस दिन अब आपके भीतर स्ट्रॉन्ग विल आएगी ना, उस दिन माँ को रात 3 बजे लाइट ऑफ करनी पड़ेगी कि बेटे थोड़ी देर सो जा, रात के 3 बजे। जब तक माँ बाप को लाइट नहीं बंद करनी पड़ रही है ना, तब तक जानने आपके भीतर अभी तक स्ट्रॉन्ग विल नहीं आई है। और स्ट्रॉन्ग विल इतनी बड़ी चीज है कि आप जिंदगी में जो चाहते हैं वही आपकी तरफ खींच के आ सकता है।
ये मैग्नेटिक पावर है। ये पहली चीज मैंने कही, स्ट्रॉन्ग विल। दूसरी चीज मैं आपके कहना चाहता हूं, एक छोटी सी घटना से मैं आपको सुनाऊंगा। मैं आपको हकीकत की कहानी, ये जो फकीर हैं जिनका नाम मैंने अभी आपके सामने लिया, जिनके जीवन की एक घटना है हकीकत की, उन फकीर का नाम है ओशो। नाम सुना है आपने? ओशो। ओशो के जीवन की घटना। अब मैं आपको एक दूसरे फकीर के जीवन की घटना सुनाता हूं। दलाई लामा का नाम सुना है आपने? दलाई लामा नाम सुना है? अभी जो दलाई लामा है, भारतवर्ष में एक जगह हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला, अभी धर्मशाला में दलाई लामा रहते हैं। इन दलाई लामा से पहले एक लामा हुए हैं तिब्बत में। उन्होंने 85 इयर्स की एज में अपनी आत्मकथा लिखी, अपनी ऑटोबायोग्राफी। उस ऑटोबायोग्राफी में अपनी 6 साल की उम्र के एक संस्मरण का जिक्र किया। 6 साल के जब वो थे, वो कहते हैं कि मैं अपने गांव में अपने परिवार में इकलौता बच्चा था, अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा, एकमात्र बच्चा। बड़े नाजों में, बड़े नखरों में मुझे पाला गया। हमारा परिवार बहुत ही संभ्रांत परिवार था, गांव का सबसे धनाढ्य परिवार था। लेकिन एक दिन अचानक मेरे पिता ने मुझको बुलाया। बहुत गौर से सुने आप इस घटना को, जो घटना मैं आपको सुना रहा हूं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं आप अपने आप को तोलना इस घटना पर। जो मैं सुनाता जाऊंगा, आप अपने आप को भी कसौटी पर कसना कि आप इस कसौटी पर कितने खरे उतर रहे। एक दिन उसका पिता बुलाते हैं, लामा के पिता, और कहते हैं कि बेटे, कल से तुमको गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए जाना है। अब 15 साल लगातार तुम्हारी स्टडी होगी, 15 साल लगातार तुम्हारी पढ़ाई होगी। इन 15 सालों में ना तो तुम अब घर आओगे, ना ही मैं और तेरी माँ तुमसे मिलने के लिए जाएंगे। अब 15 साल तुम गुरुकुल में ही रहोगे। लेकिन गुरुकुल में जाने से पहले 3 शर्तें हैं। पहली शर्त, अगर घर से निकलते समय अगर तुम्हारी आंख से एक भी आंसू गिर गया तो इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। क्योंकि हमने पीढ़ी दर पीढ़ी, सदियों सदियों में भी अपने खानदान में एक ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो इतना कमजोर हो, जो अपना कैरियर बनाने के लिए चला हो, जो अपना जीवन का निर्माण करने के लिए चला हो और जिसकी आंखों से आंसू गिर जाएं। ऐसे कमजोर बच्चे की हमारे घर में जरूरत नहीं है। दूसरी शर्त, घर का बूढ़ा नौकर तुमको लेकर के जाएगा घोड़े पर। मैं और तेरी माँ ऊपर छत पर खड़े होंगे, तुझको देखते होंगे। तू 15 साल के लिए जा रहा है, लेकिन अगर तूने पीछे लौट करके देख लिया तो इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। क्योंकि इतना कमजोर, इतना लाचार, इतना लचर बचर बच्चा हमने आज तक पैदा नहीं किया अपने खानदान में, सदियों में भी, कि जो आगे बढ़ा हो और जिसने पीछे लौट करके देखा हो। आगे बढ़ गया मतलब आगे बढ़। ये दूसरी शर्त। और तीसरी शर्त, गुरुकुल के आचार्य, वहां के टीचर, वहां के प्राचार्य, वहां के प्रिंसिपल तुम्हारी कोई परीक्षा लेंगे। अगर तुम परीक्षा में पास हुए, उत्तीर्ण हुए, तो तुम्हारा गुरुकुल में प्रवेश होगा, तुम्हारा एडमिशन होगा। और अगर तुम फेल कर गए तो तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। लेकिन घर लौट के मत आना, तुम्हारे लिए घर के दरवाजे बंद हैं। एक छोटा सा 6 साल का बच्चा, आप कल्पना करें जरा, आज पूरा भारतवर्ष के माँ बाप लाड़ प्यार के नाम पर अपने बच्चों को कितना बिगाड़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप बच्चों को बिगाड़े। रात भर सो नहीं पाया, रात भर बच्चा करवटें बदलता रहा। 15 साल के माँ बाप से बिछुड़ता। सुबह उसका सामान सारा का सारा पैक किया घर के बूढ़े नौकर ने 3 शर्तें फिर याद दिला दी। 15 साल के लिए बिछड़ता। अंदर से बड़ी हूक उठती है, अंदर से बड़ी विरह, बड़ी वेदना पैदा हो रही है। इच्छा हो रही है रो दूं, लेकिन सामने एक चुनौती है कि अगर रो दिया तो घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। और आज तक जितने भी सफल लोग हुए हैं संसार में,
सैकड़ों हजारों सालों का इतिहास उठा करके देखें, जितने भी सफल लोग हुए हैं उन सबके जीवन का अनुभव है। बायोग्राफी पढ़ा करें, आप जीवनी पढ़ा करें सफल लोगों की, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उन सबके जीवन का अनुभव है कि आप जितनी बड़ी चुनौती का सामना करते हैं उतनी बड़ी आत्मा आपके भीतर तत्काल पैदा हो जाती। जितनी बड़ी चुनौती का सामना आप करेंगे, जितनी बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए राजी हो जाएंगे, आपके भीतर उतनी ही बड़ी विल पावर उसी समय तत्काल पैदा हो जाएगी। उसने नहीं रोना था तो नहीं रोया। घर का बूढ़ा नौकर उसका सामान लेकर के चला। पता है माता पिता ऊपर छत पर खड़े होकर के मुझको देख रहे हैं। उसकी भी बहुत इच्छा होती है कि एक बार नजर भर के, आंखों से बिछुड़ रहा हूं 15 साल के लिए माता पिता से, एक बार नजर भर के देख लूं माँ बाप को। लेकिन फिर चुनौती याद आ गई, फिर शर्त याद आ गई, अगर पीछे मुड़ करके देख लिया तो मेरे लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। नहीं देखना था तो नहीं देखा। उतना ही बड़ा संकल्प भीतर पैदा हो गया। सफर करने के बाद बूढ़े नौकर के साथ में गुरुकुल में पहुंचे। संयोग की बात कि गुरुकुल के दरवाजे पर ही प्राचार्य मिल गए, प्रिंसिपल मिल गए। प्रिंसिपल को बच्चे को दे दिया और बच्चे से बूढ़े नौकर ने कहा कि अच्छा बच्चे मैं जाता हूं, अब तुम्हारी परीक्षा होगी। अगर तुम परीक्षा में पास हो गए तो तुम्हारा एडमिशन गुरुकुल में होगा, और तुम्हारे अगर परीक्षा में फेल हो गए तो घर तो तुम वैसे भी नहीं जा सकते, इसलिए मेरे रहने का तो कोई लाभ नहीं है। एक आसरा था, एक सहारा था बूढ़ा नौकर। कल्पना करके देखें जरा, आप खुद को रख करके देखें। एक सहारा था। हम इतनी उम्र में भी आसरा देखते हैं, इतना सहारा देखते हैं, और वो 6 साल का बच्चा है। बूढ़ा नौकर छोड़ करके चला गया, अकेला बच्चा। और क्या परीक्षा ली, क्या परीक्षा ली। गुरुकुल के प्राचार्य ने एक स्टूल बुलवाया, स्टूल मंगवाया, और बच्चे को स्टूल पर ऐसे उठा करके बैठा दिया और कहा तुम्हारे संकल्प की परीक्षा है। और क्या परीक्षा है, तुम आंखें बंद करो, और जब तक मैं ही आकर के ना कहूं, कितना ही भी समय बीत जाए, तुमको आंखें नहीं खोलनी। अगर तुमने आंखें खोल ली तो सिद्ध होगा तुम्हारे भीतर संकल्प नहीं, और फिर तुम्हारा गुरुकुल में दाखिला नहीं होगा। छोटा सा बच्चा है, आंख बंद करके बैठ गया। उसको लगा 5, 10, 15 मिनट में आएंगे प्रिंसिपल और आकर के कहेंगे आंखें खोलो। नहीं साहब, आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया, 1.5 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, 2.5 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए। छोटा सा 6 साल का बच्चा आंख बंद किए बैठा है कि प्रिंसिपल आएंगे और आकर के कहेंगे कि आंखें खोलो, बच्चे आंखें खोलो, लेकिन कोई आकर के कह नहीं रहा है। और 3 टीचर्स की ड्यूटी लगाई हुई है कि देखें कि कहीं आंख तो नहीं खोलता है। 3 टीचर लगातार निगरानी कर रहे हैं। 3 घंटे बाद एक खिलौना बेचने वाला आता है। जानबूझ करके प्रिंसिपल ने ही भेजा है खिलौना बेचने वाला, खिलौने ले लो। इसको इच्छा होती है कि गांव में तो हम लकड़ी के ऐसे ही खिलौने बना लेते थे, खेल लेते थे। शहर में पता नहीं कितने अच्छे अच्छे खिलौने होते हैं, मैं देखूं, अगर खरीद नहीं सकता तो एक बार आंख भर के देखूं। लेकिन चुनौती याद आ गई, शर्त याद आ गई, आंख अगर खोल दी तो परीक्षा में फेल हो जाऊंगा। नहीं आंख खोलनी थी तो नहीं खोली। साहब 4 घंटे बीत गए। एक मिठाई बेचने वाला आया। बच्चे की इच्छा हुई देखूं शहर में कितनी सुंदर सुंदर मिठाइयां होती हैं, देखूं तो सही, कम से कम आंख खोल के खरीद नहीं पाऊंगा तो। लेकिन फिर चुनौती याद आ गई, अगर आंख खोल करके देख लिया तो घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। नहीं आंख खोल करके देखना था तो नहीं आंख खोल करके देखा। साहब 5 घंटे बीत गए। गुरुकुल की छुट्टी हो गई। बच्चे सब शरारती थे, कोई उसकी शर्ट खींचता, कोई उसका पैंट खींचता, कोई उसके बाल नोच लेता, कोई उसको ऐसे उंगली से टोला मार देता। उसकी इच्छा होती आंख खोल के देखूं कौन शरारती बच्चे, एक तमाचा कस के लगाऊं। लेकिन फिर शर्त याद आ गई, आंख खोल करके देखा तो घर स्कूल इसके गुरुकुल के दरवाजे मेरे लिए बंद हो जाएंगे। साहब 6 घंटे बीत गए। 6 घंटे बाद प्रिंसिपल आए, प्राचार्य आए। उन्होंने कहा मेरे बच्चे आंखें खोलो। प्रिंसिपल की आंखों में झरझर आंसू बह रहे थे, अहोभाव में, धन्यवाद में, करुणा से आंसू बह रहे थे। उस छोटे से बच्चे को स्टूल पे खड़ा करके गले लगा लिया और कहा मेरे बच्चे, तूने सिद्ध कर दिया कि तू कितना संकल्पवान है। अब तेरे माता पिता, तेरा परिवार, तेरा गांव, तेरा समाज
ये गुरुकुल और ये देश आने वाले समय में तुझसे उम्मीद कर सकता है कि तू आने वाला कुछ बनेगा और देश का नाम रोशन करेगा। लामा लिखता है अपनी आत्मकथा में, जब मेरे माता पिता मेरे साथ में ऐसा व्यवहार कर रहे थे, जब मेरे टीचर्स मेरे साथ में ऐसा व्यवहार कर रहे थे, तो मुझको लग रहा था मेरे माता पिता कितने पत्थर दिल हैं, इनके पास दिल नहीं है, इनके पास प्रेम नहीं, इनके पास कोई करुणा नहीं है, ये मेरे टीचर्स कितने पत्थर दिल हैं। लेकिन आज उम्र के आखिरी पड़ाव पर जब मेरे पास थोड़ा सा समय बच गया है, मैं अपने माता पिता के लिए और मैं अपने गुरुजनों के लिए, अपने टीचर्स के लिए इतना धन्यवाद, इतने धन्यवाद से भरा हुआ हूं। अगर उस समय मेरे भीतर एक कमिटमेंट ना डाला होता, मेरे भीतर अगर संकल्प की शक्ति ना भरी होती कूट कूट करके, तो आज मैं वह कभी नहीं होता जो मैं हो सकता था। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। पहली चीज क्या है? स्ट्रॉन्ग विल पावर। और दूसरी चीज क्या है? पावर ऑफ कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब समझते हैं? एक तो है ऑप्शन और एक है कमिटमेंट। आप किसी चौराहे पर खड़े हैं, 10 रास्ते जाते हैं, 10 रास्ते जाते हैं, आपके पास कितने विकल्प हैं? कितने विकल्प हैं? कितने ऑप्शंस हैं? 10। आप चौराहे पर खड़े होकर के सोचे जा रहे हैं, चिंतन करे जा रहे हैं, मनन करे जा रहे हैं, कौन सा वाला रास्ता आप ऑप्ट करें, कौन सा वाला रास्ता आप ऑप्ट करें, कौन सा वाला रास्ता आप ऑप्ट करें। अब फिर अचानक आपने सोच करके, चिंतन मनन करके, सलाह लेकर के आपने एक रास्ता चुन लिया। अब आप उस रास्ते पर चल पड़े। इसको क्या बोलेंगे? 9 रास्ते, 9 ऑप्शन छूट गए, कौन सा एक ही ऑप्शन बचा? इसको बोलते हैं संकल्प, कमिटमेंट। जब बाकी सब ऑप्शन आपकी जिंदगी से चले जाए, अब देयर इज नो अदर ऑप्शन इन योर लाइफ, यू हैव सेलेक्टेड, इट इज योर ओन चॉइस। आप किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा पाएंगे जिंदगी में। आप जो भी बनेंगे, आप केवल अपने कारण बनेंगे। आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद आप जहां भी होंगे, आप किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं कह पाएंगे। ना तो कोई माता पिता आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ना कोई टीचर्स आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसी हिंगन घाट से बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट भी उसी क्लास से निकले होंगे और उसी हिंगन घाट की क्लास में आप भी मौजूद होंगे। ओनली यू एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। जब तक आपके अंदर ये चीज नहीं आती, तब तक आप कभी भी आकाश जैसी ऊंचाई छूने के लिए राजी नहीं होंगे। अपने भीतर ये चीज लाएं, अपने भीतर, अपने अंदर ये चीज लाएं। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। मेरे दुखों के लिए, मेरे सुखों के लिए, मेरी हार के लिए, मेरे जीत के लिए, मेरे डिप्रेशन के लिए, मेरी चिंताओं के लिए, मेरी परेशानियों के लिए, सब के लिए मैं जिम्मेदार हूं। नोबडी अदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मी। श्री एपीजे अब्दुल कलाम भी रो सकते थे बैठ करके, मैं क्या करूं, मछुआरे का बेटा हूं, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, ड्रेस खरीदने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास में, स्कूल की फीस भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन स्कूल में जाने से पहले वो हजारों घरों में जाकर के पहले अखबार बांटते हैं और अखबार बांटने से जो आमदनी होती है उससे अपनी फीस भरते हैं और अपनी किताबें खरीदते हैं। रो सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। यहां से जिंदगी एक डिफरेंस क्रिएट करती है। जब आपको लगने लगता मैं हूं जिम्मेदार, मैं हूं रिस्पॉन्सिबल मेरी लाइफ का। हकीकत में हम किसी भी बहाने अपनी जिम्मेदारी टालना चाहते हैं। कभी हम कहते हैं हम क्या कहें, हमारा लक ने साथ नहीं दिया, हमारे भाग्य ने हमारा साथ नहीं दिया। नो, देयर इज नो लक एट ऑल। ऐसा कोई भाग्य विधाता आसमान में नहीं बैठा हुआ है जो आप बैठ करके आपका भाग्य लिख रहा है। कोई आसमान में नहीं बैठा हुआ। व्हाट इज लक मैं आपको अभी सिद्ध कर देता हूं। कोई भी एक बच्चा, बेटे आप आए, जो ग्रीन शर्ट, हाँ बेटे आप आ जा, इधर आ, मैं आपको अभी बताता हूं, मैं आपको प्रूव करता हूं व्हाट इज लक। देखिए बेटे कितने पैर हैं? 2, सबके 2 है ना। देखिए 2 पैर है। अब इनमें से एक पैर ऐसे उठा करके खड़ा कर लीजिए, कर लिया। अब इसको उठाए दूसरा पैर उठा लीजिए। इज इट पॉसिबल? ऑप्शन है इनके पास, चॉइस है। एक पैर दुख का, एक पैर सुख का, एक पैर सफलता का, एक पैर विफलता का, एक पैर हार का, एक पैर जीत का, एक पैर अमीरी का, एक पैर गरीबी का, एक पैर आगे बढ़ने का, एक पैर नीचे गिरने का, एक पैर ऊपर उठने का, एक पैर नीचे गिर। इनके पास 2 पैर हैं, 2 ऑप्शन हैं। अब इन्होंने एक पैर उठा लिया, एक कदम उठा लिया, अब फंस के खड़े हो गए।
चॉइस किसकी थी, इनकी क्या किसी और की? चुनाव इनका था। अगर परमात्मा कहीं मौजूद है तो चुनाव इनको दे रहा है ऑप्शन। आप चाहें तो किसी की मदद करने का चुनाव करें, आप चाहें तो किसी को गड्ढे में धकेलने का चुनाव आपकी चुनाव है। आप चाहें तो समय बर्बाद करने का, व्हाट्सएप पर, आप मैसेंजर पर, फेसबुक पर, आप चैट करने पर और फोन बात करने पर आप चाहें तो इसी उम्र में आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना करके आप बर्बाद हो जाएं। आपकी मर्जी, इट इज ऑल योर चॉइस। ये समय था आपके पास में। अगर आप ईमानदारी से, कोई व्यक्ति आपको प्रेम करता है, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, मैं आपसे, मेरा दोस्त, मैंने कोई टारगेट लिया अपने जीवन में, मैंने कोई अपने लिए ऑब्जेक्टिव लिया है अपने जीवन में, मेरे उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में जो जो लोग मेरी मदद करते हैं, मेरे समय का यूटिलाइजेशन कराते हैं, वो मेरे दोस्त हैं, वो मेरा मित्र है, या जो मेरा समय बर्बाद करवाता है, जो मेरे उसमें रोड़े अटकाता? मित्र कौन है मेरा, बताइए, मित्र कौन है? जो मेरे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, मेरे टारगेट को अचीव करने में मेरी मदद कराए, वो मेरा मित्र। आप कहते हैं मेरा दोस्त है, और दोस्त नहीं आप गर्लफ्रेंड बोलते हैं, अब वो बॉयफ्रेंड बोलते हैं। आप बताइए, जो व्यक्ति आपसे जिद करता है, पढ़ाई छोड़ करके अगर 1 घंटे मुझसे बात नहीं की तो नाराज हो जाए, धमा चौकड़ी मचा दे, रोना शुरू कर दे, आपका समय बर्बाद कर रहा है, ये मित्र बताइए कैसे आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है, बता दें। आप सोच लें, आप चिंतन मनन कर लें। आप, मैं तो चॉइस आपको दे रहा हूं। समय था पढ़ने का, समय था इस समय कैरियर बनाने का। अगर कोई ईमानदारी से हमारा दोस्त था तो ये कह सकता था, आपके पास में 2 साल है, 2.5 साल है कैरियर बनाने के लिए, हम लोग मित्र हैं, हम लोग एक दूसरे को प्रेम करते हैं, तुम पढ़ाई करो, जम करके पढ़ाई करो, मेरे लिए भी कोई काम है नोट्स बना करके देना तो मैं नोट्स बना करके देने के लिए राजी हूं, मेरी भी मदद की जरूरत है, लेकिन तुम सारा, हम 2 साल बाद भी बात कर सकते। किसको मित्र कहेंगे आप, बताइए, किसको मित्र कहिएगा? और चुनाव किसका था? चुनाव किसका था? भाग्य कैसे बदला जा सकता? खड़े, दोबारा से खड़े करें, उसी पैर को दोबारा खड़ा कर ले, उसी पैर को मोड़ करिए, उस पैर को खड़ा कर लीजिए, हाँ करिए, हाथ से पकड़, देखिए। अगर इनको पता लगा कि ये जो इन्होंने पैर उठाया है, जो कदम उठाया है, इनको 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर चलने के बाद पता चला कि रास्ता गलत हो गया, मेरे जीवन में दुख ही दुख है, हार ही हार है, अब मैं अपने भाग्य को बदलना चाहता हूं, तो क्या करना पड़ेगा? इस वाले कदम को रख दीजिए, दूसरे वाले कदम को उठा लें, इतने जल्दी लक बदल जाता है। ये चॉइस आपकी, चॉइस आपकी, चुनाव आपका है। आप क्या चुनाव करते हैं, ये मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूव कर रहा हूं। सबसे पहली चीज है स्ट्रॉन्ग विल। दूसरी चीज क्या है? पावर ऑफ कमिटमेंट। तीसरी चीज, वो भी मैं आपको उदाहरण से बताऊंगा, उदाहरण से सुने आप, शायद जल्दी से समझ में आएगा आपको। हिमाचल प्रदेश में महाराष्ट्र से 4 बच्चे घूमने के लिए गए, तो घूमते घूमते सारे रास्ते एक्सप्लोर कर रहे थे, वो पहाड़ों पर चढ़े ट्रैकिंग कर रहे थे, तभी उनको बहुत छोटे छोटे गांवों से होते हुए गुजरते थे, तो उनको पता चला एक मंदिर में कि एक फकीर है इस गांव में, जब वो फकीर नाचने के लिए खड़ा होता है तो बारिश आती है, चारों तरफ सूखा पड़ा हो, अगर वो फकीर नाचने के लिए खड़ा हो जाए तो हर हालत में बारिश आती ही आती। ऐसा कभी नहीं हुआ जब वो फकीर नाचने के लिए खड़ा हो जाए और बारिश ना आए, बादल ना आए, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो उन चारों लोगों ने कहा, चारों युवकों ने कहा, अगर ऐसा है तो हम भी नाचेंगे, फिर हमारे नाचने से भी बारिश आएगी। उन्होंने फकीर को चैलेंज कर दिया। फकीर आया और फकीर ने कहा कि ठीक है तुम लोग नाचो। उन चारों युवकों ने नाचना शुरू किया। एक युवक तो नाचते 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 आधा घंटे में ही थक गए और बैठ गए। एक सज्जन जो नाचते गए 1 घंटे तक नाचते गए 1 घंटे बाद फिर बैठ गए। कहीं कोई बादल नहीं, नामो निशान नहीं, पूरा आकाश एकदम सूखा पड़ा हुआ है। फिर तीसरे की बारी आई, तीसरे ने भी तीसरा नाचना शुरू किया, लेकिन वो भी 1.5 घंटे बाद करीब नाचना बंद हो गया। और फिर चौथा 2 घंटे तक नाचता गया, लेकिन 2 घंटे बाद उसका नाचना बंद हो गया, लेकिन बारिश नहीं आई। तो फिर आखिर फकीर खड़ा हुआ और फकीर ने नाचना शुरू किया।
नाचता गया नाचता गया नाचता गया, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे। पता नहीं कहां से अचानक वो आसमान जो बिल्कुल खाली था, पता नहीं कहां से बादल आए और 12 घंटे होते होते इतनी तेज बारिश हुई, मूसलाधार बारिश। वो सारे युवक भी दंग रह गए। उन्होंने पूछा चमत्कार कैसे इतना बड़ा चमत्कार हुआ? तो उसने कहा, फकीर ने कहा, 2 कारणों से। पहला कारण, मुझे इतना भरोसा होता है अपने ऊपर, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इतना आत्मविश्वास से भरा हूं कि अगर मैं नाचने के लिए खड़ा हूं तो बारिश को आना ही, अगर मैं नाचने के लिए खड़ा हो गया तो बारिश को हर हालत में आना ही पड़ेगा। और दूसरा, मैं ये कमिटमेंट लेता हूं कि मैं तब तक नाचता ही जाऊंगा, नाचता ही जाऊंगा, मेरी मौत हो जाए बेशक, मैं तब तक नाचता जाऊंगा, तब तक नाचता जाऊंगा जब तक बारिश ना आ जाए। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज डिटर्मिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? दृढ़ निश्चय। आपके पास स्ट्रॉन्ग विल पावर है। स्ट्रॉन्ग विल पावर काम नहीं आएगी जब तक आप ऑप्शन, हो सकता है आप इधर भी 10 किलोमीटर बाएं चले, 10 किलोमीटर दाएं चले, फिर 10 किलोमीटर सामने चले, 10 किलोमीटर पीछे चले, कहीं पहुंचना नहीं होगा। कमिटमेंट आना चाहिए, सारे ऑप्शंस बंद होने चाहिए, एक ऑप्शन का चुनाव होना चाहिए। और आपने कमिटमेंट लेकर के आप घर बैठ गए, लेकिन डिटर्मिनेशन नहीं है, तब तक आप लक्ष्य का पीछा नहीं कर रहे जब तक कि लक्ष्य हर हालत में पूरा नहीं हो जाता। कब तक पीछा करना लक्ष्य का? कब तक? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उठो, जागो और लक्ष्य का तब तक पीछा करो जब तक लक्ष्य को तुम हर हालत में हासिल ना, तब तक चलते जाओ, चलते जाओ, चलते ही चले। एक आखिरी चीज आपसे बोल रहा हूं, उसका भी मैं उदाहरण देता हूं आपको। पैशन का नाम सुना आपने? पैशन, पैशन जिसको हिंदी में कहते हैं जुनून। क्या बोलते हैं उसको? जज्बा, जुनून। महाभारत में एक पात्र है, महाभारत सीरियल में, जिसका नाम है अर्जुन। अर्जुन का नाम सुना है? दुर्योधन का, द्रोणाचार्य का, दुशासन का, युधिष्ठिर का, सबका सुना है। इन सबके गुरु हैं द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य धनुष चलाने की प्रशिक्षण देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं 5 साल तक अपने सारे शिष्यों को। ये प्रशिक्षण चल रहा है 5 साल तक लगातार, ये प्रशिक्षण चलता रहा। और 5 साल बाद परीक्षा लेने का वक्त आया तो एक मिट्टी की चिड़िया बनाई गई और उसको रंगा गया, पत्तों जैसे रंग में रंगा गया। और एक पेड़ पर, जिस पर बहुत घने पत्ते थे, पूरे जंगल में हजारों हजारों पेड़ थे, एक एक पेड़ पर हजारों हजारों टहनियां और एक एक टहनी पर हजारों हजारों पत्ते थे। उन पत्तों में छिपा करके एक चिड़िया रखी गई और टारगेट दिया कि इस चिड़िया की आंख पर तीर मारना। सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया गया और उसको चिड़िया दिखाई गई और पूछा गया, प्रश्न पूछा गया, गौर से सुने आप, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। शायद कोई एक चीज आपकी पल्ले पड़ जाए, शायद एक चीज आपको कोई छू जाए। अगर अब मेरी एक चीज भी आपको छू गई तो आप अभी इसी समय यू टर्न ले सकते हैं, 180 डिग्री पर मुड़ सकते हैं। कहीं से भी कुछ भी, कहीं से भी कोई भी कैरियर बदल सकता है। मेरे साथ में एक मेरा मित्र था, एक दोस्त था, वीरेंद्र सिंह उसका नाम था। जब मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था, 12th क्लास में, तो मैंने अपनी क्लास को टॉप किया और वो 3rd डिवीजन आया। उस समय यूपीएससी नहीं चलता था, तो यूपीएससी में तो अभी 95% मार्क्स, 98% मार्क्स कोई मायने नहीं रखते। उस समय 60% मार्क्स आना भी बहुत मायने रखता था, बहुत ही मायने रखता था। उस समय जो बोर्ड का एग्जाम होता था, 60% मार्क्स आना मतलब आसपास के 50 गांवों में खबर हो जाती थी कि इस बच्चे ने 1st डिवीजन ली है, इतना नाम हो जाता था। तो उसकी 3rd डिवीजन आई। 3rd डिवीजन का मतलब है 33% बस। उसको इतना गहरा सदमा लगा, उसका कहीं बीएससी में, ग्रेजुएशन में कहीं एडमिशन नहीं हुआ। वो 1 साल तक हमको नजर नहीं आया कि वो गया कहाँ। हमने बहुत खोजने की कोशिश की, सब लोग, हम लोग
किसी का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया, किसी का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया, सब चले गए, वो रह गया। 1 साल बाद वो अचानक प्रकट हुआ, और जानते हो कहाँ पर? IIT रुड़की में। IIT रुड़की में उसका एडमिशन हुआ। 1 साल तक उसको इसने एक संकल्प ले लिया कि दिन रात मैं लगा दूंगा, दिन रात, और जब तक मैं किसी बहुत बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं पहुंचता तब तक मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलूंगा। सारी किताबें उसने बुलवा ली, सारी किताबें इकट्ठी कर ली, दिन रात इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतने विल पावर के साथ, इतने संकल्प के साथ, इतने डिटर्मिनेशन के साथ कि वो बस थोड़े दिनों बाद वो IIT रुड़की की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच में पढ़ रहा था। वो क्यों मैं सुना रहा हूं आपको ये घटना? कहीं से भी बाजी पलट सकती है। देखिए, मैं आपको सब बच्चों को आज इस समय तक जो भी आपकी जिंदगी में हुआ, जो भी हो गया, आज 15 जुलाई तक कुछ भी हो गया, क्या उसको बदला जा सकता है? कैन वी चेंज इट? जो हमारी जिंदगी में ये मुकेश अंबानी जी, ये जेफ बेजोस, ये इलॉन मस्क, ये स्टीव जॉब, ये दुनिया के जो सबसे अमीर लोग हैं, ये सारे लोग अपनी दौलत इकट्ठी कर लें, और जो 14 जुलाई सन 2022, 14 जुलाई 2022 जो बीत गया, क्या इनकी सारी दौलत मिलकर के भी अब 14 जुलाई को खरीद पाएंगे? जो समय चला गया वो चला गया, बदला नहीं जा सकता। लेकिन आप चाहें तो आज एक संकल्प ले सकते हैं, मैं अभी इसी समय से अपनी जिंदगी को बदल दूंगी, मैं अभी इसी वक्त से अपनी जिंदगी को बदल दूंगा, मैं संकल्प लेता हूं। यहां से आप एक कमिटमेंट ले सकते। आज तक आप हारे कि जीते, आज तक आप ऊंचे उठे कि नीचे गिरे, उसको कुछ भी बदला ही नहीं जा सकता, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन आप चाहें तो कमजोर से कमजोर बच्चा भी आज अभी इसी वक्त से अपनी जिंदगी के लिए संकल्प से भर सकता है, और संकल्प से भर के अपने पूरे जीवन को बदल सकता है। युधिष्ठिर को बुलाते हैं द्रोणाचार्य, पूछते हैं कि बता, वो चिड़िया है, टारगेट है चिड़िया की, आंख पर तीर चलाना है, बता तुझको क्या क्या दिखाई देता है? वो कहता है कि गुरुदेव, एक विराट जंगल है, हजारों हजारों पेड़ हैं, अनगिनत पेड़ हैं, एक एक पेड़ पर अनगिनत टहनियां हैं, और एक एक टहनी पर अनगिनत पत्ते हैं, उनमें बीच में एक चिड़िया रखी हुई है, और तीर जब चलाता है तो 5 मीटर दूर जाता है तीर। उस बुलाते हैं दुर्योधन को, तो दुर्योधन तो कहता आकाश है, इतना विराट आकाश, उस आकाश में इतना विराट जंगल, एक एक पेड़ कितना अनूठा, कितना अद्भुत है। ऐसे ही वो तीर चलाता है तो 7 मीटर दूर जाता है। एक एक करके दुशासन को, भीम को, सबको, नकुल को, सहदेव को बुलाते हैं, किसी का भी तीर नहीं लगता, सब कुछ दिखाई दे रहा है। फिर आखिर में अर्जुन का नंबर आता है, अर्जुन को चिड़िया दिखाई जाती है, और कहा इसकी आंख पर तीर मारना है, इस जंगल में इस पेड़ पर चिड़िया रखी है, अब बता तुझको क्या क्या चीज दिख रही है? क्या ये आसमान तुझको दिखता है? ये हजारों पेड़ और हजारों पेड़ों पर अनगिनत टहनियां और ये अनगिनत पत्ते, क्या क्या दिख रहा है तुझको? और अर्जुन क्या कहता, गुरुदेव कौन सा आकाश? आप किस आकाश की बात कर रहे हैं? आप किस जंगल की बात कर रहे हैं? किन पेड़ों की बात कर रहे हैं? किन टहनियों के और किन पत्तों की बात कर रहे हैं? गुरुदेव, चिड़िया की आंख के अलावा मुझको कुछ और दिखाई नहीं दे रहा, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिख रही है, इसके अलावा कुछ और नहीं दिख रहा। और तीर मारने के लिए कहा, सीधे चिड़िया की आंख पर लगा। दिस इज नोन एज पैशन। जब आपका जो टारगेट है, अगर उस टारगेट के अलावा आपको कुछ भी दिखना बंद हो जाए, कुछ भी, ये नहीं आप बाजार जाएंगे, साफ सैर सपाटा करेंगे, आपका जो टारगेट है, टारगेट के अलावा कुछ भी दिखना बंद होना चाहिए। इसको बोलते हैं पैशन, इसको बोलते हैं जुनून। ये चारों क्वालिटी जब आती हैं तो आपके कैरियर बनाने के लिए एक चीज की सख्त जरूरत पड़ती है, उस चीज का नाम है फोकस, कंसंट्रेशन। नाम सुना है आपने? आप भी प्रश्न करते हैं, साहब फोकस नहीं कर पा रहे पढ़ाई पर, कैरियर पर कंसंट्रेट नहीं कर, ऐसा बोलते हैं ना? बोलते हैं यस या नो? ये चारों चीजें मिलकर के आपके फोकस को बना देंगी। मजाल है आपका फोकस इधर से उधर भी हो जाए। और अभी
कल सुबह से हमारा एक प्रोग्राम शुरू होने के लिए जा रहा है मेडिटेशन का, मोटिवेशन एंड मेडिटेशन का। अगर आप ईमानदारी से, ऑनेस्टली, अगर आप अपने फोकस को बढ़ाना चाहते हैं, अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहते हैं, अपने जीवन में विल पावर भरना चाहते हैं, अपने जीवन में कमिटमेंट भरना चाहते हैं, अपने जीवन में पैशन लाना चाहते हैं, तो उस 3 डेज के प्रोग्राम को आप अटेंड करिए विदाउट फेल। मैं जितनी भी टेक्निक उसमें कराऊंगा, मैं जितने भी प्रयोग, उसमें प्रवचन वगैरह नहीं होगा, ये भाषण वूषण जो मैं दे रहा हूँ ये सब नहीं होगा। वहाँ पर केवल स्ट्रिक्टली प्रयोग होंगे, एक्सपेरिमेंट्स होंगे। सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 11-12 घंटे तक मैं एक्सपेरिमेंट कराऊंगा। सारा का सारा जो आपका ऊपर स्ट्रेस है ना, पढ़ाई का, कैरियर का, इतना मैं कहूँगा आप ये जो 3 दिन है पूरी ज़िंदगी पर भारी पड़ जाएंगे आपके। पूरी ज़िंदगी 3 दिन आपको काम आएंगे, पूरी ज़िंदगी। घर पर जब जाएंगे 3 दिन बाद, और एक चीज़ और, प्रोग्राम के आखिरी दिन कितने लोगों को लगता है, कितने बच्चों को लगता है परमात्मा शब्द को तो गोली मार दें, चलो ये जो परमात्मा शब्द इसको थोड़ा हटा दें थोड़ी देर के लिए, लेकिन ऐसा कितने बच्चों को लगता है कोई शक्ति है, कोई ताकत है, कोई चीज है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। कोई तो है, देखो चांद घूमे जा रहा है, सूरज घूमे जा रहा है, धरती घूमे जा रही है, चांद धरती का चक्कर लगा रहा है और धरती सूरज का चक्कर लगा रही है, सूरज किसी और सूरज का चक्कर लगा रहा है, सारे सितारे घूमे जा रहे हैं, अनगिनत सितारे। और कितने सितारे हैं, वैज्ञानिक पिछले 300 सालों से इस संख्या गिनने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कितनी गैलेक्सी है, कितने सौरमंडल है, ये नहीं गिन पाए। सितारों की तो बात छोड़ दें, गैलेक्सी नहीं गिन पाए 300 सालों में, और सब अपने आप चले जा रहा है। तो ऐसा लगता है ना कि कोई शक्ति तो है जो इसको चला रही है, लगता है कि नहीं लगता? यस या नो? उस शक्ति को आप अनुभव करेंगे, यू विल एक्सपीरियंस that particular power by which this whole universe is being governed। और उसके बाद में उससे जुड़ के आप जैसा कैरियर चाहेंगे, उससे जुड़ करके आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन इतना बढ़ जाएगा। आप उसके साथ अगर 10 मिनट भी, 5 मिनट भी जुड़ जाएं, आप इतने शांत हो जाएंगे, इतने एस्टेब्लिश खुद में हो जाएंगे, आप जब चाहें तब कहीं पर भी बैठ करके अपना फोकस कर सकते हैं, कहीं पर भी। इतना जबरदस्त प्रोग्राम है, आप आइए, अटेंड करिए। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स ऑफ दिस प्लेनेट अर्थ। आपको प्रोग्राम अटेंड करने के बाद पता चलेगा बिलियन डॉलर भी इसकी चुकाते तब भी कम था। इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम है, आप आएँ। अगर आप हकीकत में ये जो चारों चीज़ें और साथ में कंसंट्रेशन, फोकस जो मैं बताया, अगर आप ये सब प्रैक्टिकली जीना चाहते हैं तो आप इस कार्यक्रम को अटेंड करें। मैं आपको प्रेम भरा निमंत्रण दे रहा हूँ। समय हो गया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारे बच्चों से रूबरू कराने का, सारे बच्चों से मुखातिब होने का, आपसे मिलने का एक मौका मिला, आपसे बात करने का एक अवसर मुझको मिला। तो मैं यहाँ जो टीचर्स हैं उनके और जिन्होंने इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज़ किया उनके प्रति मैं बहुत अनुग्रहित हूँ, बहुत धन्यवाद से भरा हूँ। थैंक यू, प्लीज़ लॉट ऑफ थैंक्स, बहुत धन्यवाद।